हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। साथियों, समय हो चुका है और हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो बात करते हैं आज हम हिंदी की एक नई टेस्ट सीरीज और प्रश्न आपको भी इसमें बहुत बेहतर मिलने वाले हैं। जैसा कि हमारा आपसे वादा रहता है कि हम प्रश्न की श्रृंखला को सरल नहीं करेंगे और ना ही कठिन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे ही हमारे टेट और सुपर टेट में उनसे प्रश्न बनता रहा है और बनने की उम्मीद है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज को। और आज की टेस्ट सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, लघु रूप में दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लघु रूप में दिखाने के लिए विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। कौन सा? विवरण चिन्ह का साथियों, विवरण चिन्ह को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तुल्यता सूचक को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, संयोजक को भी इस तरह से प्रयोग किया जाता है और लाघव को इस तरह से प्रयोग करते हैं। अब क्या लिखा है लघु रूप में? जैसे हमको लिखना है प्रधानमंत्री, तो हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से प्रधानमंत्री लिख लेते हैं। या हमको लिखना है प्रधान, हमने ऐसे कर दिया प्रा। कहने का मतलब हमने क्या किया, इसको लघु रूप में दिखा दिया। तो लघु रूप में दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लघु रूप में दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, यानी कोई शब्द है उसके अंत में क्या आया? आ आया। आ आया कहाँ पर? अंत में। तो हमने क्या कहा था, कोई वर्ण है उसको जब हम बोलेंगे तो उसमें ऐसे नहीं बोलते हैं, उसमें कार और जुड़ जाता है। जैसे अकार है, आकार है, इकार है, ईकार है, उकार है, ऊकार है, मकार है, रकार है, जकार है, सकार है, इस तरह से बोला जाता है। तो प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? साथियों, अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाइए अयोग वाक की बात करें तो अयोग वाक कौन कौन से होते हैं? एक तो अंग होता है और दूसरा आहा होता है। अंतःस्थ, यारा, लावा होते हैं। लेकिन अगर बात करें अकारांत, आकार, अकार जब अंत में आता है तो उसको क्या कहा जाता है? अकारांत कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? अकारांत कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों डी, अकारांत। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अकारांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? खा और गा, उ, ए, ओ, या शा और शा। तो दोस्तों, जब नवीन विकसित ध्वनियों की बात आती है तो जो ये है ये हमारे स्वर हैं और नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी मानी गई हैं? खा और गा मानी गई हैं। इसीलिए राइट विकल्प हो जाएगा हमारा, राइट विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? राइट विकल्प हो जाएगा ए, खा और गा। राइट विकल्प ए, खा और गा। अगला प्रश्न है, भाई परेशान नहीं करो। अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष है? अब अगर बात करें घोषित के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया, अघोष और सघोष। कैसे? अघोष और सघोष। घोष कहते हैं कंपन को। घोष किसको कहते हैं? कंपन को। जिन वर्णों को बोलने में कंपन हो वो घोष कहलाते हैं या सघोष कहलाते हैं, और जिनको बोलने में कंपन ना हो उनको अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको अघोष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है। इसके अलावा यारा, लावा भी सघोष होते हैं, जबकि यारा, लावा और हा सघोष होते हैं। जबकि अगर अघोष की बात किया जाए तो पहला और दूसरा, इसके अलावा शाखा, शा आ जाते हैं। तो पूछा गया घोष वर्ण कौन सा है? खा नहीं होगा क्योंकि पहला दूसरा है। चा पहला है, खा दूसरा है, छा दूसरा है। तो राइट विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, माँ। सी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। माँ जो होगा साथियों वो माँ हमारा कैसा होगा?
सघोष होगा क्योंकि पंचम वर्ण है। कैसा है? पंचम वर्ण है, इसीलिए सघोष होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? साथियों, चारों ऑप्शन में आपको सन्यासी दिया है। ए सन्यासी, बी सन्यासी, सी सन्यासी या डी सन्यासी। तो दोस्तों जब हम बोलते हैं सन तो अंग की मात्रा निकलती है सन, तो ये हो गया सन्यासी, सन्यासी। तो राइट विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा सन्यासी। क्या हो जाएगा? ए विकल्प राइट हो जाएगा सन्यासी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ए विकल्प हमारा राइट हो जाएगा सन्यासी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों, व्यवहारिक रूप से कौन सा शब्द सही है? व्यवहारिक रूप से कौन सा शब्द सही है? दोस्तों अगर बात करें तो व्यवहार लिखा जाता है ऐसे, और जब इसमें इक प्रत्यय जुड़ जाएगा, क्या होगा? इक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? व्यावहारिक। क्या बोला जाएगा? व्यावहारिक बोला जाएगा। व्यावहारिक बोला जाएगा। ए ऑप्शन नहीं होगा व्यवहारिक। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, व्यावहारिक हो जाएगा। व्यवहारिक नहीं होगा और व्यवहारिक नहीं होगा, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा व्यावहारिक। क्या होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा व्यावहारिक। क्लियर? अगर आपको कहीं किसी प्रश्न पे डाउट होता है या कोई आपको प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ लिया करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत से साथी लाइव होते हैं। तो जब आप कमेंट कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, तो हो सकता है हमसे आपका कमेंट या आपका जो आप चैट करते हैं आपका मैसेज छूट जाता है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? जो साथी लाइव देख रहे हैं, नए हमारे चैनल से जुड़े हैं, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो आप देखिए क्या लिखा है साथियों, लिखा है व्यर्थ। क्या लिखा है? व्यर्थ लिखा है। अब छोटी सी बात ये बताओ, ये क्या है? या है। या से पहले वाला वर्ण आधा है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? तो हमें क्या करना है? जो आधा है उसको पूरा करना है, और या से जुड़ा है इसका मतलब ई की मात्रा होगी। किसकी होगी? या बदल जाएगा ई में यण संधि के अनुसार। और दोस्तों बाकी क्या बचेगा? अर्थ बचेगा, यानी मेल किसका होगा? ई से जब आ का मेल होगा तो या में बदल जाएगा। ई का जब मेल आ से होगा तो दोस्तों या में बदल जाएगा, अर्थात राइट ऑप्शन होगा हमारा ए ई धन आ। राइट विकल्प हो जाएगा ई धन आ अर्थात या। ई धन आ हो जाएगा अर्थात या बन जाएगा। ई और ऊ नहीं होगा, ई और आ नहीं होगा, ई और ए नहीं होगा, यानी व्यर्थ में जो संवर्णों की मेल होगा वो साथियों ई और आ होगा। कैसे? अब ये भी समझ लो। देखिए या के साथ हमें कोई भी मात्रा तो दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ होता, क्योंकि अगर और कोई वर्ण होता तो उसकी मात्रा हमको दिख रही होती। कोई मात्रा नहीं है तो इसका अर्थ है या के साथ आ होगा। क्या होगा? या के साथ आ होगा। और इसी तरह ई और आ के मेल से साथियों क्या बना? या बना। अगर ए होता, बात समझना, अगर ए होता तो यहाँ पे ए की मात्रा होती, अगर ऊ होता तो यहाँ पे ऊ की मात्रा होती, अगर बड़ी ई होती तो साथियों यहाँ पर भी आपको दिख रहा होता, क्योंकि वी का अर्थ नहीं होगा, इसीलिए हो जाएगा वी धन अर्थ व्यर्थ। वी धन अर्थ व्यर्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है? घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? ए घुड़ धन दौड़, घोड़ धन दौड़, घोड़ा धन दौड़, या इनमें से कोई नहीं। साथियों जब आप घुड़ दौड़ को अलग अलग करेंगे तो दो पद जो निकलेंगे वो आप भले ही घुड़ और दौड़ निकालें, क्या निकालें? घुड़ और दौड़ निकालें। दौड़ का अर्थ होता है लेकिन घुड़ का अर्थ नहीं होता है।
घुड़ का अर्थ क्या होगा? घोड़ा होगा। जब हमने घोड़ा और दौड़ को मिलाया, जब हमने घोड़ा से दौड़ को मिलाया तो कुछ परिवर्तन हो गया और घोड़ा का क्या बन गया? घुड़ बन गया। तो साथियों जब हम अलग अलग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा बन जाएगा घुड़ धन दौड़। क्या बन जाएगा? घुड़ धन दौड़, सॉरी, घोड़ा धन दौड़ घुड़ दौड़, घोड़ा धन दौड़ घुड़ दौड़। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, घोड़ा धन दौड़ घुड़ दौड़, घोड़ा धन दौड़ घुड़ दौड़। तो 9 का सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, 9 का सी विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है त्रिफला में कौन सा, त्रिफला में कौन सा समास है? अब देखिए 4 विकल्प आपको दिए हैं, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। द्वि क्या है? संख्या है, तो जिसके पहले पद में संख्या हो वो द्विगु होगा। कर्मधारय जहां पर साथियों विशेषण और विशेष्य होगा, क्या होगा? विशेषण और विशेष्य होगा, वहां कर्मधारय होगा। विशेषण और विशेष्य कर्मधारय होगा। साथियों जहां पर पहले पद में अव्यय या उपसर्ग होगा वहां पर अव्यय भाव होगा। और द्वंद्व की बात करें तो जहां पर 2 बराबर के पद होंगे, जहां पर 2 बराबर के पद होंगे वहां पर द्वंद्व होगा। तो क्या कहा गया? त्रिफला 3 फलों का समूह। 3 फलों, त्रि हमारा क्या है? त्रि हमारा क्या है साथियों? त्रि हमारा संख्या है। त्रि क्या है? संख्या है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्विगु समास। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्विगु समास। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तन मन धन। क्या लिखा है? तन, फिर देखिए क्या योजक चिन्ह लगा है, फिर क्या लिखा है? मन, फिर योजक चिन्ह लगा है, लिखा है धन। यानी 3 बराबर के पद आपको दिखाई दे रहे हैं। तन मतलब शरीर से, धन मतलब पैसे से, और मन मतलब आत्मा से। साथियों तो यहाँ पर क्या है? 3 पद हैं, तन है, तन है, मन है और धन है। तीनों बराबर के पद हैं। आप कहते हो हम तन मन धन से आपके साथ हैं, यानी तीनों अलग अलग पद हैं। अब तन मन धन के अव्यय है? नहीं है। क्या विशेषण विशेष्य है? तो कर्मधारय नहीं होगा। क्या संख्या है? संख्या भी नहीं है। तो साथियों द्विगु भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा कि तीनों पद बराबर हैं। जहां पर तीनों पद बराबर होते हैं वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर क्या हो जाता है? हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द्वंद्व। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्वंद्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत उत्तम है। लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। साथियों नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ए बैंक, बी मुंह, सी मर्म, डी प्रलाप। अब बात करें तत्सम शब्द में हमें क्या ढूंढना है? संस्कृत का शब्द। क्या ढूंढना है? संस्कृत का शब्द ढूंढना है। अब अगर हम बैंक देखेंगे तो साथियों बैंक कैसा हो गया? विदेशज हो गया। कैसा हो गया? विदेशज। बैंक को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो बैंक कैसा हो गया? विदेशज हो गया। अगला देखिए, अरे भाई, अगला देखिए मुंह। मुंह हमारा क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाता है? मुख हो जाता है। क्या हो जाता है? मुख हो जाता है। अब आ जाइए मरम। मरम क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम साथियों क्या हो जाएगा? मर्म हो जाएगा। क्या होगा? मर्म हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है? प्रलाप लिखा है। क्या लिखा है? प्रलाप लिखा है। तो यही हमारा क्या होगा? यही हमारा तत्सम शब्द होगा, प्रलाप। प्रलाप को विलाप भी कहा जाता है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, प्रलाप। राइट ऑप्शन डी, प्रलाप। अगला प्रश्न है जिस शब्द के
कई सार्थक खंड हो सके, तो खंड उसी के होंगे जिसको हमने जोड़ा होगा। जब हम जिसको जोड़ सकते हैं उसको वहां से तोड़ भी सकते हैं। तो कौन सा हमारा जिसके सार्थक खंड हो सकेंगे? रूढ़ इसके तो खंड ही नहीं होंगे, रूढ़ इसके खंड नहीं होंगे। और साथियों योगा रूढ़ की बात करें तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद कैसा बन गया, रूढ़ बन गया। तो इसके भी हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसके भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब आ जाइए, क्या लिखा है? यौगिक। क्या लिखा है? यौगिक लिखा है, यानी इसको हमने क्या किया, योग से बनाया, योग करके बनाया। और योग का मतलब है दो पद होंगे, जब हमने इसको जोड़ा तो यौगिक शब्द बन गया। तो हमें किसके हम खंड कर सकते हैं? यौगिक को जब हम अलग अलग जोड़ सकते हैं तो उसको अलग अलग तोड़ भी सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा हमारा यौगिक। अब देखिए मिश्रित की बात करें तो शब्दों में मिश्रित शब्द होता ही नहीं है, इसीलिए राइट विकल्प हो जाएगा हमारा वी, यौगिक। राइट विकल्प हो जाएगा वी, यौगिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज किसको कहते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा। देशज, देशज कहते हैं देश में जन्मा, देश में जन्मा, यानी इनके हमें जन्म का पता ही नहीं चलता, जन्म का पता नहीं चलता कि ये शब्द कितने पुराने हैं, कहाँ से आए, कब आए। और इन्हीं शब्दों को कहा जाता है क्षेत्रीय या ग्रामीण भाषा के शब्द, क्षेत्रीय या ग्रामीण भाषा के शब्द। ठीक है, तो देखिए इनमें देशज शब्द में क्या होगा, ढिबरी होगा, ढिबरी, जिसको आप ढक्कन कहते हो ना, देशज में उसको ढिबरी कहा जाता है। दोस्तों पगड़ी, पगड़ी, पगड़ी जो सर पे बांधते हैं ना उसको पगड़ी। ढोर, ढोर जैसे आपने सुना होगा ढोर दरवाजा को भी कहा जाता है। तो ढोर किसको कहते हैं, दरवाजे को कहते हैं। अब हम लोग दरवाजा भी कहने लगे, चौखट भी उसको बोलते हैं, जो उसका चारों तरफ जिसमें दरवाजा फंसा रहते हैं उसको चौखट बोलते हैं। पुष्कर, साथियों पुष्कर कैसा है, ये तत्सम का शब्द है। कैसा है, तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होता है, पोखर होता है, जिसको कि हम तालाब या तलैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालाब या तलैया बोला जाता है। तो दोस्तों पुष्कर कैसा है, पुष्कर तत्सम है। पुष्कर देशज नहीं है, पुष्कर देशज नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, पुष्कर। पुष्कर कैसा है, तत्सम का शब्द है, और इसी का तद्भव पोखर होता है, यानी ये देशज नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है वे इंसाफी में प्रयुक्त, अगला प्रश्न है वे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। कहाँ ये पता नहीं कहाँ मच्छर बैठ जाता है। प्रश्न है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? क्या लिखा है, बेइंसाफी। आप कहते हो मेरे साथ इंसाफ कर दो, हमें इंसाफ चाहिए। तो साथियों इंसाफ में क्या जोड़ दिया गया, बे जोड़ दिया, और बे से क्या बन गया, बेइंसाफी जुड़ गया। हमेशा याद रखना उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं, तो साथियों उपसर्ग शब्द से पहले जोड़े जाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द से पहले जुड़ने वाले जो शब्दांश होते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें इंसाफ हमारा शब्द है और उसमें आगे क्या जुड़ा है, बे जुड़ा है। तो बे हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। बे क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो बनने वाला शब्द हो गया बेइंसाफी, बनने वाला शब्द बेइंसाफी। अगला प्रश्न है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? साथियों इसको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से ये सुनना है कि इसमें प्रत्यय नहीं है, इसमें प्रत्यय नहीं है। क्या है, इसमें आपको उपसर्ग ढूंढना है। क्या ढूंढना है, उपसर्ग ढूंढना है। लेकिन अगर कभी प्रत्यय आ भी जाए, दोनों चीजें हम आपको बता रहे हैं, अगर प्रत्यय आ भी जाए तो देखिए क्या होगा, विज्ञ मतलब होता है जो विद्वान होते हैं उनको विज्ञ कहा जाता है। तो विज्ञ धन अगर अन करोगे तो विज्ञान हो जाएगा। तो क्या होगा, विज्ञ धन आन विज्ञान,
बात समझते जाना। तो प्रत्यय अगर पूछा जाए कभी तो क्या होगा, प्रत्यय तो आन बनेगा। ठीक है, एक सेकेंड, दोनों चीजें बता दे रहे हैं। तो प्रत्यय हमारा कौन सा हो गया, आन हो गया। अगर उपसर्ग की बात करें तो साथियों उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, वी धन ज्ञान। शब्द हमारा ज्ञान है, उसमें वी आगे जुड़ गया तो वी धन ज्ञान हो गया। अगर प्रत्यय पूछा जाए तो विज्ञ धन आन हो गया। क्या हो गया, विज्ञ धन आन हो गया। तो प्रश्न में आपके प्रत्यय पूछा गया तो हम क्या कर लेंगे, विज्ञ धन आन, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे भाई क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर उपसर्ग पूछा जाता तो हमारा सी ऑप्शन सही होता। क्या होता, सी ऑप्शन सही होता। तो ये बता दीजिए भाई, बातें क्लियर हो रही हैं, बात समझ में आ भी रही है या नहीं, या हम यूं ही आपको पढ़ाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पुष्पित में प्रत्यय। तो पहले शब्द और उसके पीछे क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो साथियों पत तो नहीं होगा, क्योंकि पुष्पित में हमें शब्द क्या मिलेगा, पुष्प मिलेगा। पुष्प किसको कहते हैं, फूल को कहते हैं। किसको कहते हैं, फूल को कहते हैं। तो भाई पुष्प अगर हम निकालेंगे, आप बोल सकते हो पुष्पित, पुष्पित, पुष्पित। तो साथियों क्या हुआ, पुष्पधन इत, पुष्पधन इत। तो क्या हो जाएगा, 17 का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पुष्पधन इत। अगर हम पत निकालेंगे तो पुष्पी हो जाएगा। क्या होगा, पुष्पी, पुष्पी भी नहीं होगा, क्या होगा, पुष्प होगा। क्या होगा, पुष्प होगा। अगर पंत निकालेंगे, पंत तो है ही नहीं। अगर हम स्पित निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पुष्प हो जाएगा। क्या होगा, पुष्प होगा। बात समझ में आ गई, नहीं तो पू होगा। स्पित अगर निकाल लेंगे तो साथियों पू होगा, क्योंकि स्पित तो चला गया तो क्या होगा, पू होगा। तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इट। अगला प्रश्न है वृक्ष पर बच्ची बैठे हैं। क्या लिखा है, वृक्ष पर, यानी जो पक्षी हैं वो वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। तो जब कहीं पर होता है तो कौन सा कारक लगेगा, देखते हैं। साथियों कर्ता ने कर्म को अपादान से मतलब अलग होना, से मतलब अलग होना। ठीक है, अगर संप्रदान की बात करें तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अधिकरण में या पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अधिकरण में या पर। राइट ऑप्शन अधिकरण में या पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो सही है क्योंकि इसमें वह सर्वनाम है। अगला देखिए, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तो मैं और आपके दोनों में सही प्रयोग हुआ है। तीसरा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो साथियों तेरे को नहीं होगा, तेरा तेरी का प्रयोग नहीं होगा। मैं तुमको एक घड़ी दूंगा, तो इसी में गलत प्रयोग हुआ है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, इसमें भी सही प्रयोग हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। अगर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा के कितने होते हैं साथियों, 5 होते हैं। संज्ञा के 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक। सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम के कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा साथियों, राइट ऑप्शन क्या होगा, 6 होते हैं। कितने होते हैं,
क्षय होते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओहो तो ये तुम्हारे कारनामे हैं। भाई ये सब आप ही के लिए है। ओहो तो यह क्या तुम्हारे कारनामे हैं। इस वाक्य में अव्यय की पहचान करें। साथियों यह की बात करें, यह की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, यह विशेषण बन जाएगा, क्योंकि सर्वनाम से पहले आ गया है तो क्या बन जाएगा, तो यह सर्वनाम नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। क्या लिखा है, तुम्हारे सर्वनाम है, क्या है, तुम्हारे तो सर्वनाम होगा। तो क्या है ये, ओहो तो यह तुम्हारे कारनामे है, तो क्या हुआ, संबंध सूचक बन जाएगा। क्या होगा, संबंध सूचक का कार्य करेगा। अब आप देख रहे होगे ओह के बाद क्या लगा है, विस्मय सूचक चिन्ह लगा है, और जो भी जिस शब्द के पीछे विस्मय सूचक चिन्ह लगता है उसको हम क्या कहते हैं, विस्मय सूचक अव्यय कहते हैं। तो साथियों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा विस्मय सूचक क्या हो जाएगा, विस्मय सूचक अव्यय होगा। क्या होगा, विस्मय सूचक अव्यय होगा। तो ए पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ओहो क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ओहो बात समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। साथियों प्रश्न पूछा गया भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी एक शब्द हमारा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, कुछ और होगा। बात करें मीठा, मीठा से क्या बना, मिठाई बना, और मिठाई की बात करें तो मिठाई जातिवाचक संज्ञा में भी आ जाएगा और हमारा भाववाचक संज्ञा में भी आ जाएगा। मीठा देखिए, मीठा क्या है, मीठा गुण है, और उस गुण का भाव क्या है, मिठाई है। बात समझ में आ गया। लड़ना हमारी क्रिया है, लड़ना का भाव क्या है, लड़ाई है। साथियों कोई व्यक्ति है चतुर है, और चतुर का भाव क्या है, चतुराई है। जबकि उतराई तो क्या है, उतराई तो स्वयं क्रिया है, उतराई क्या है, क्रिया है। तो साथियों हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा उतराई, क्योंकि आप कहते हो लाश उतराई, कभी कहते हो लाश चतुराई या लाश लड़ाई, तो कहने का मतलब है जो उतराई है वो हमारी क्रिया है, बाकी सभी की सभी हमारी संज्ञाएं हैं, बाकी सभी की सभी संज्ञाएं हैं। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा उतराई। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 23 है, किस रस का स्थायी भाव रति है। क्या पूछा गया है, किस रस का स्थायी भाव रति है। ध्यान से देखना है, भक्ति रस, श्रृंगार रस, दोनों या दोनों का नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। क्लियर। तो सबसे पहले भक्ति रस का क्या होता है, भगवत विषयक रति होता है। क्या होता है, भगवत विषयक रति होता है। श्रृंगार रस की बात करें साथियों, इसका क्या होता है, रति होता है। तो दोनों ही अगर बात करें किस रस का स्थायी भाव, ओनली रति पूछा गया। क्या पूछा गया है, ओनली रति के बारे में पूछा गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस राइट हो जाएगा रति। क्लियर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, श्रृंगार रस रति, श्रृंगार रस रति। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। निश्चर हीन करऊं मही, यानी निश्चर निशिचर, निशिचर निशाचर को कहा गया है, जो रात में चलते हैं उनको निश्चर कहा जाता है। हीन करऊं मही, इस धरती से निशाचरों का हीन कर दो यानी मार दो। भुज उठाई पनकीन, भुजा उठाकर उनको अपना आश्रय दो, हाथ उठाकर उनको अपना आश्रय दो। शकल मुनि के आश्रमन, शकल मतलब सभी, मुनि ऋषि मुनि के आश्रम में जा जाकर उन्हें सुख दो। तो दोस्तों ये किसकी बात की गई है, क्या यहाँ पर शोक का भाव जागृत हो रहा है, या यहाँ पर उत्साह का भाव जागृत हो रहा है, या यहाँ पर क्रोध का भाव जागृत हो रहा है, या भय जागृत हो रहा है। तो साथियों यहाँ पर यह कहा गया है कि रात और जो निशाचर है उनसे इस पृथ्वी को क्या करना है, मुक्त करना है, और इसके लिए और भी कई कार्य करना है, और उनको आश्रय देना है। आश्रय देने के लिए यहाँ पर
वीरता का प्रयोग होगा, क्योंकि वीरता का प्रयोग के कारण ही तो निशाचर मारे जाएंगे। तो साथियों राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी, वीर रस। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वीर रस। क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो आप बताओ क्या पूछा गया, किस बोली का विकास अर्धमागधी से नहीं हुआ है? साथियों अर्धमागधी से किसका किसका हुआ है? तो अर्धमागधी से निकल के आई है हमारी पूर्वी हिंदी। क्या निकल के आई है? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की ट्रिक क्या है? ABC, A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी, C फॉर छत्तीसगढ़ी। तो आप बताओ, आप अर्धमागधी अपभ्रंश से क्या निकली? छत्तीसगढ़ी तो निकली, बघेली भी निकली, अवधी भी निकली, क्या नहीं निकली? बुंदेली। ये किससे निकली है? ये किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है। और सौरसेनी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ। किससे जन्म हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न है, काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक। काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन है? मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर या गारसा दा तासी। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने क्या लिखा था? इस्तवार, बताया था ना, इस्तवार ए हिंदुई, इस्तवार ए हिंदुई करके जो बताया था वो किसकी रचना थी साथियों? इन्हीं की रचना थी। क्लियर? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन और नामांकन करने वाले पहले लेखक थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये रामचरितमानस का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामचरितमानस का रचना वर्ष कौन सा है? दोस्तों रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। किसने? तुलसीदास ने की थी। और इसी के कारण ये क्या कहलाए? मानस का हंस कहलाए। क्या कहलाए? मानस का हंस कहलाए। जो रामचरितमानस है वो दोहे और चौपाई में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? दोहे और चौपाई की शैली में लिखी गई है। साथियों इसके लिखने का समय क्या था? 1574। कब लिखी गई थी? 1574 में लिखी गई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1574। अगला प्रश्न है, कुबलयानंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कुबलयानंद के रचनाकार कौन है? ए उद्योतन सूरी, बी अप्पय दीक्षित, सी सोमप्रभ सूरी, डी रुद्रट। तो साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा अप्पय दीक्षित। कौन थे? अप्पय दीक्षित थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, अप्पय दीक्षित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम साहित्य का प्रयोग हमें किस साहित्य में मिलता है? ए बौद्ध साहित्य, बी जैन साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी रासो साहित्य। जल्दी से बताएं कि अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग। साथियों सबसे पहले क्या आई? संस्कृत आई। संस्कृत के बाद क्या आई? पाली आई। पाली के बाद क्या आई? प्राकृत आई। और प्राकृत से जन्म किसका हुआ? अपभ्रंश का हुआ। किसका? अपभ्रंश का हुआ। तो साथियों अपभ्रंश का प्राचीनतम प्रयोग हमें किसमें मिलता है? यानी प्राचीन मतलब पहले। तो अपभ्रंश का सबसे पहले हमें प्रयोग किसमें मिलता है? प्राकृत में। और प्राकृत में क्या लिखे गए हैं? जैन ग्रंथ। क्या लिखे गए हैं? जैन ग्रंथ लिखे गए हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। पाली में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? बी हो जाएगा जैन साहित्य। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा जैन साहित्य। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान इनमें से किस जिले में हुआ था? ए एटा, बी मथुरा, सी मैनपुरी, डी अलीगढ़। तो साथियों अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए एटा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एटा। तो साथियों ये थे हमारे आज के 30 सुपर 30 क्वेश्चंस की सीरीज थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। इस बात से हम आपका दिल से आभार करते हैं। इसी के साथ साथ आज की टेस्ट सीरीज को खत्म करते हैं। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का
बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी के साथ-साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद।